जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपको पता है प्रवर्तन 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको मिलेंगे सभी डिफेंस एग्जाम की तैयारी जैसे एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट आदि सभी की तैयारी, वो भी सिर्फ एक कोर्स के प्राइस में। तो आज ही डाउनलोड करिए एग्जाम्पल का ऑफिशियल ऐप या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.example.com। जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपको पता है प्रवर्तन 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको मिलेंगे सभी डिफेंस एग्जाम की तैयारी जैसे एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट आदि सभी की तैयारी, वो भी सिर्फ एक कोर्स के प्राइस में। तो आज ही डाउनलोड करिए एग्जाम्पल का ऑफिशियल ऐप या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.example.com। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर और ऑनलाइन वेंचर बाय एग्जामपुर में। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप अच्छे हो ही। बस जल्दी से हम लोग अपने सिलेबस को भी खत्म करने के चक्कर में हैं कि आप लोगों का थोड़ा सा काम हो जाए, उसके बाद बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए। देखिए, आपको एक आपकी इंफॉर्मेशन तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी डिफेंस एग्जाम की, ठीक है ना, अगर आप किसी भी एग्जाम की डिफेंस की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आपके बीच में आया है, परिवर्तन 2.0 के नाम से। एक बार सभी लोग बता देंगे, आवाज क्लियर है ना। सभी लोग एक बार बता देंगे कि आवाज क्लियर है कि नहीं। सब चीजें दिखाई दे रही है आप लोगों को अच्छे तरीके से। आवाज आ रही है आप लोगों को। जय हिंद सभी को जय हिंद। वॉइस क्लियर है। ठीक, वेरी गुड, शानदार। बस एक बार ये ओपन हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पीछे वाली क्लास में कोई दिक्कत है तो एक बार बता दीजिए। पीछे वाली क्लास में कोई दिक्कत है एक बार तो आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको परिवर्तन 2.0 के बारे में आपको समझना है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग सीधे तौर पर अपने क्लास में आ जाएंगे, देखेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो तैयार हो आप लोग आज के सेशन के लिए। स्क्रीन ठीक से सेट नहीं है, स्क्रीन ठीक से सेट हो गया। अब आप लोग एक बार देख लीजिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि कौन कौन से साथी आज के सेशन के लिए तैयार है, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, हेडिंग बनाइए। आज हम सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में समझने जा रहे हैं और महात्मा गांधी के द्वारा किए गए उनके आरंभ के आंदोलनों के बारे में समझेंगे। अब हम लोग अपने चैप्टर के अंतिम दौर में हैं, अंतिम दौर में हैं। चलिए, अब एक एक करके छोटा छोटा बात आप लोग लिखते रहिए। महात्मा गांधी के सबसे पहले
सुमन आपने ज्वाइन कर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 4-5 दिन इससे पढ़ लीजिए और आप जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं फिर उसके बाद उनका नोट्स आप बना लीजिएगा। वेरी गुड शीतल, थैंक यू सो मच आपको। सुमन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 7-8 दिन की क्लास है आपकी, मतलब 15 को आपके खत्म हो जाएगा, 13 या 14 को खत्म हो जाएगा, उसके बाद वहां पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं आप लोग, हाँ तो ऐप पर ही आप लोग नोट्स बनाइएगा। तब तक यहाँ पे एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये बेसिक सा बात है जो आप लोग जानते हैं, जानना भी चाहिए। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? पोरबंदर में जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था भाई? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पे आता है भाई? तो काठियावाड़ गुजरात में। पोरबंदर कहाँ पे भाई पड़ता है? काठियावाड़ गुजरात में आपका पड़ता है। पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में आपको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोगों को समझना है कि इनके पिताजी का नाम आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, बेसिक सी बात है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था भाई? करमचंद गांधी। अच्छे से पोस्ट पे थे आपके। इनका नाम क्या था? करमचंद गांधी। पहली बात। अगर हम इनके मदर की बात करते हैं, इनकी माता जी की बात करते हैं, तो इनकी मदर का नाम क्या था भाई? पुतली बाई। बहुत ही कम उम्र में महात्मा गांधी का शादी हो गया। अगर इनके मैरिज की बात करें तो इनका विवाह किसके साथ हुआ भाई? इनका विवाह हुआ आपकी कस्तूरबा गांधी के साथ। इनका विवाह किसके साथ हुआ? कस्तूरबा गांधी के साथ। बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई। अगर हम इनके पॉलिटिकल गुरु की बात करें, अगर हम इनके पॉलिटिकल गुरु की बात करें कि इनके राजनीतिक गुरु का नाम बताइए, तो इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद अगर हम इनके प्राइवेट सेक्रेटरी की बात कर लें, इनके निजी सचिव कौन थे भाई? ये सभी छोटी छोटी बात अगर आ जाए तो ध्यान रखना है, तो ये सब चीज आप लोगों को आता है, बस इसीलिए मैं जल्दीबाजी में बता के आगे की तरफ बढ़ूंगा। महादेव देसाई। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि लंदन से इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी। लंदन से एडवोकेट बनने की इन्होंने पढ़ाई करी। लंदन से पढ़ाई करने के बाद ये आपके क्या बन गए? वकील बन गए। ये आपके क्या बन गए भाई? एडवोकेट बन गए। अब बताया जाता है कि जब एडवोकेट बन के वापस आए तो दादा अब्दुल्ला गुजरात के व्यापारी थे। दादा अब्दुल्ला आपके गुजरात के व्यापारी थे। उसके केस को लड़ने के लिए वो कहां पे चले गए भाई? साउथ अफ्रीका चले गए। इस तरीके से 1894 में 1894 में कहां पे चले गए भाई? साउथ अफ्रीका में चले गए। पहले आप लोग यहाँ पे बता दीजिए, जल्दी से नोट कर लिया आप लोगों ने। गुड इवनिंग सभी को। एक बार जितने भी साथी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा और बहुत ही मतलब बड़ा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही मतलब आप लोगों को ये टॉपिक आपके पेपर में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदेमंद होगा। तो एक बार सभी लोग इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक करके आप लोग बताइए कि किसको किसको ये बात समझ में आए। सर जी सभी सब्जेक्ट के नोट्स बने हुए दोबारा बनाना है क्या? शीतल, वो जो आप मतलब जिस भी मास्टर से आप पढ़िएगा वहां पे, तो उनका अपना नोट्स होता है ना, अपने बेहतर तरीके से वो पढ़ाएंगे। तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि नहीं ये नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से आपके पढ़ाते हैं। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा।
समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि ये बात पूरा आ गया, वेरी गुड, वेल डन। अब हम लोगों को आगे देखना है कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब महात्मा गांधी को हम लेके चलते हैं कहां पे? साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी को लेके कहां पे चलते हैं? साउथ अफ्रीका में लेके चलते हैं। जब हम महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, तो ये जब साउथ अफ्रीका गए बेटा, तो एक इंसान होता है ना, जब वो कहीं पे भी कुछ भी आपको गलत दिखेगा ना, गलत देखेगा वो, तो उसके मन में वो चीज होता है कि नहीं, इसको हम ठीक कैसे करें, या ये जो चीज गलत हो रही है उसका हम विरोध कैसे करें। तो इनके बारे में बताया जाता है कि 1894 में 1894 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया। किसकी स्थापना करी भाई? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी भाई। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, नटाल इंडिया कांग्रेस, जिसका काम क्या था? तो जितने भी लोग एशियाई मुल्क के हैं या जितने भी लोग भारत के हैं और जिनके साथ गोरे काले का भेद हुआ जा रहा है, जिनके साथ आपके अश्वेत और श्वेत का आपका भेदभाव होते जा रहा है, उसका क्या करना? विरोध करना, और उसके लिए लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, उपलब्ध करवाना, उसको नटाल इंडिया कांग्रेस के नाम से आपको जाना जाता है। इसमें आपको देखने की जरूरत है। अब आपने बोला कि ठीक है भैया ये बात हम समझ गए, कहीं पे दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे उन्होंने एक अखबार निकाला, पेपर निकाला, न्यूज़पेपर निकाला, जिसको इंडियन ओपिनियन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इंडियन ओपिनियन के नाम से। ये एक लेटर है, 1904 में इन्होंने इसको क्या किया था? पब्लिश किया था। इसमें दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के ऊपर या एशियाई लोगों के ऊपर जो आपका ज्यादती हो रहा था, उस ज्यादती को इन्होंने क्या किया? यहाँ पे मतलब ओपन करने की कोशिश करी। और बताया जाता है कि 1904 में जब इनको लगा कि नहीं और ज्यादा हमें लार्ज लेवल के काम करना चाहिए, तो इन्होंने एक आश्रम की व्यवस्था करी, जिसको फिनिक्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। जिनको किस आश्रम के नाम से जाना जाता है भाई? फिनिक्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। और फिनिक्स आश्रम इनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे डरबन के नजदीक इन्होंने स्थापित किया। इस फिनिक्स आश्रम का मतलब क्या था? तो जो भी लोग साउथ अफ्रीका में, जिनको भी कभी घर की समस्या हो जाती थी, या जो भी आपके मतलब अंग्रेजों के द्वारा सताए जाते थे, तो उनको इन्होंने एक जगह उपलब्ध कराने की कोशिश करी कि आप परेशान मत होइए। और साथ ही साथ जो भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों या एशियाई लोगों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए एक प्रकार से केंद्र के रूप में, ऑफिस के रूप में, कार्यालय के रूप में फिनिक्स आश्रम आपका था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम की बात, कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम आपका कौन सा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम आपके सीधे तौर पे 1904 में कौन हो जाएगा भाई? फिनिक्स आश्रम हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? फिनिक्स आश्रम हो जाएगा। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट बात समझिए, आगे आपको क्या ध्यान रखना है। अब दिक्कत क्या हो गया कि 1906 में साउथ अफ्रीका में कानून आया। उस कानून को बेटा किसके नाम से जाना जाता है? एशियाटिक ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एशियाटिक ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है। ये ऑर्डिनेंस क्या था? तो बताया कि जो भी साउथ अफ्रीका के मूल निवासी नहीं है, जो भी आपके अंग्रेज नहीं है, उनको हमेशा अपने पास एक सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। उनको हमेशा अपने पास एक सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, जिसके ऊपर उनके अंगूठे का निशान होगा, जिसके ऊपर उनके क्या होगा? अंगूठे का निशान होगा। और जब तक वो अपने पास रखे रहेंगे, तब तक इस बात को मतलब माना जाएगा कि वो यहाँ के निवासी हैं। अगर उनके पास नहीं होगा तो उनको यहाँ का निवासी नहीं माना जाएगा। दूसरी बात उन्होंने क्या किया भाई? वहां पे अंग्रेजों ने क्या किया कि सीधे तौर पे कि जो भी भारतीय पद्धति से, जो भी भारतीय रीति रिवाज से जो भी आपके विवाह होते थे, उन सारे विवाहों को अंग्रेजों ने वहां पे साउथ अफ्रीका में इनवैलिड आपका करार दे दिया। और इस तरीके के शादी से जो आपके संतान उत्पन्न होता था, उसको भी इन्होंने अवैध करार दे दिया। इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने पुरजोर तरीके से आंदोलन किया। और बताया जाता है कि इसी के संदर्भ में 1908 में प्रथम बार महात्मा गांधी ने जेल की यात्रा आपकी करी थी। प्रथम बार आपकी जेल की यात्रा करी थी। और 1910 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक और आश्रम बनाया, जिसको टॉलस्टॉय फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी ने अपने जीवन के जो व्यवहार थे
जो मतलब प्रैक्टिकल जो चीजें थी अहिंसा से संबंधित, उस सब के सब चीजों का प्रैक्टिस उन्होंने कहां पे किया? साउथ अफ्रीका में किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा की बात करें, सत्याग्रह की बात करें, सविनय अवज्ञा की बात करें, असहयोग की बात करें, ये सारी की सारी बातों को उन्होंने कहां पे देखा था भाई, और कहां पे समझा था? तो साउथ अफ्रीका में ही समझा था। अब चलो महात्मा गांधी को हम लेके आते इंडिया में। महात्मा गांधी को हम लेके आते इंडिया में। तो जब इंडिया की बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो इसमें 3-4 बातों को आपको समझने की जरूरत है कि 9 जनवरी 1915 को ये महात्मा गांधी आपके पहुंच गए भारत। 9 जनवरी 1915 को ये कहां पे पहुंच गए? भारत। अब ये परमानेंट, तो आप बोलोगे क्या भैया इससे पहले महात्मा गांधी कभी भी भारत नहीं आए थे? हमने बोला इससे भी पहले आए थे। 1901 में आए थे और कलकत्ता सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, लेकिन अब वो पूर्ण रूप से 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए थे कि भारत को ही अब हमें कर्म भूमि बनाना है, भारत के अंदर ही हमें क्या करना है? काम करना है। तो जब वो यहाँ पे आ गए तो उनके रहने के लिए आवास चाहिए था, तो 1915 के अधीन ही बताया जाता है कि उन्होंने आश्रम बनवाया जिसको सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। किसके, कौन से आश्रम के नाम से जाना जाता है बेटा? सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। बाद में इस आश्रम को 1917 में चेंज करके कहां पे लेके आया गया? साबरमती नदी के किनारे लेके आया गया। किसके नदी के किनारे भाई? साबरमती नदी के किनारे लेके आया गया। और उसी समय से इसलिए गाना गाया गया ना महात्मा गांधी के ऊपर कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब ये 1900 जब आए आपके, तो इनके जो गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को ये सलाह दिया था, एडवाइस दिया था कि देखिए आप भारत में जो पहला साल है ना, फर्स्ट ईयर भारत में, केवल और केवल आप अपने कान को खुले रखिएगा और आंख को खुले रखना, मुंह कभी भी मत खोलना आप। यानी शांति से 1 साल आपको बिताना है, केवल और केवल क्या हो रहा है उसको सुनना है और उसको देखना है। तो महात्मा गांधी ने इस तरीके से अपना उनके बातों पे अमल किया और 1916 में पहली बार 4 फरवरी को इनका पब्लिक मतलब क्या बोलते हैं, पब्लिक, आपका पब्लिक के सामने इनका पब्लिक एक्सपीरियंस जो था, तो प्रथम बार तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओपनिंग सेरेमनी में 4 फरवरी को महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार लोगों से मुलाकात करी थी, सार्वजनिक मंच से भाषण दिया था। उसके बाद दिसंबर में उन्होंने कहां पे पार्टिसिपेट किया? तो लखनऊ के अंदर, लखनऊ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लखनऊ में जो सेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहां पे पार्टिसिपेट किया और वहीं पे उनकी मुलाकात किससे हुआ भाई? राजकुमार शुक्ल से हुआ। वहीं पे उनकी मुलाकात किससे हुआ? राजकुमार शुक्ल से हुआ, जिनके निमंत्रण पे, जिनके इनविटेशन पे, जिनके निमंत्रण पे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम चंपारण जाएंगे और वहां के किसानों की समस्याओं को क्या करेंगे? ठीक करेंगे। तो यहां तक कि अगर पूरी बात आपको समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे बब्बर शेर और शेरनिया इस सेशन को लाइव देख रही हैं, सभी लोग इस सेशन को जल्दी से लाइव और शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी जो क्लास है सीडीएस की हो, सीएपीएफ की हो या आपकी ईपीएफओ की हो, इस सारी की सारी क्लासेस अब आपकी ऑनलाइन बेंचर बाय एग्जामपुर पे होगी। तो अगर आपने अभी तक ऑनलाइन बेंचर बाय एग्जामपुर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर आप कर लीजिए। और साथ ही साथ एनडीए, नेवी, एसएसआर, इस सब के लिए आपकी क्लास आपकी एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे होगी, तो इस बात को समझिएगा। अब हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के स्टार्टिंग मूवमेंट, इनिशियल मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। इनिशियल मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के आरंभिक आंदोलनों के बारे में अब हम समझेंगे। महात्मा गांधी के आरंभिक आंदोलनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब एक एक करके आप बातों को समझिए कि क्या हमें जानना है, क्या हमें देखना है। अब पहला बात आपको ध्यान देना है कि क्या आपको जानना है। तो इनिशियल मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी की बात करें भारत में तो 3 आपके नाम आते हैं। पहला कौन सा नाम आ जाता है भाई? चंपारण। कौन सा आ जाता है भाई? चंपारण सत्याग्रह।
दूसरा कौन सा आ जाता है आपका? अहमदाबाद। मील सत्याग्रह। और तीसरा कौन सा आ जाता है आपका? खेरा। खेरा सत्याग्रह हो जाता है। अब चंपारण की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहां पे समस्या किसको थी भाई? इंडिगो प्लांटिंग को लेके थी, नील की खेती को लेके थी। अंग्रेजों का मतलब जो वहां पे नील बागान के जो मालिक थे उनका कहना था, इसको तीन कटिया व्यवस्था के नाम से भी आपको जाना जाता है। इनका सीधे तौर पे मसला था, ये मानना था कि 20 हिस्से में से, जी नवनाथ, ये आपके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ और एफकेट सभी पेपर के लिए आपके है। इनका सीधे तौर पे मानना था कि 20 हिस्से में से 3 हिस्से के ऊपर आप क्या करोगे भाई? 3 हिस्से के ऊपर आप क्या करना है? आपको जबरदस्ती इंडिगो की प्लांटिंग करनी है, आपको नील की खेती करनी है, जिसको तीन कटिया व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और इसको आधार बना के बहुत सारी अवैध वसूली भी आपकी चंपारण में करी गई थी। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि महात्मा गांधी यहां पे गए, जब महात्मा गांधी यहां पे पहुंचे तो अंग्रेजों को तो पहले ही भय था। उनको लगता था कि नहीं यार, महात्मा गांधी आ जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के किए गए काम को वो लोग अच्छे से जानते थे। तो पहले तो इन्होंने नानुकुर किया कि नहीं, महात्मा गांधी को नहीं आने देंगे। लेकिन बाद में आखिरकार महात्मा गांधी आए और यहां पे चंपारण पहुंचे और उन्होंने क्या कर दिया? प्रथम सविनय अवज्ञा। तो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा के प्रथम उपयोग की बात करें तो उन्होंने कौन से आंदोलन में किया था? तो आंसर क्या बता दोगे कि भैया 1917 के चंपारण के सत्याग्रह में उन्होंने किया था। और आखिरकार एक समिति बनाई गई, उस समिति में महात्मा गांधी को शामिल किया गया और जो 25% जो अवैध वसूली थी, जो इनवैलिड आपका कलेक्शन था, उसको अंग्रेजों को क्या करना पड़ा? किसानों को वापस देना पड़ा। और इसी में महात्मा गांधी जी को महात्मा का नाम दिया, इसी में महात्मा का टाइटल दिया किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की क्या करी गई? उपाधि दी गई थी। इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। अब इसके बाद महात्मा गांधी कहां पे चले गए? अहमदाबाद में चले गए। अब बताया जाता है कि 1918 में दिक्कत क्या हो गया था कि अहमदाबाद के जो आपके सूती मिल के जो कामगार थे, वहां पे महामारी फैली थी। वो लोग क्या बोल रहे थे कि हमको 35% टैक्स चाहिए, मतलब 35% हमें बोनस चाहिए। जो कंपनी था वो बोल रहा था कि नहीं, हम मात्र 20% ही आपको बोनस देंगे। महात्मा गांधी को लोगों ने वहां पे बुलाया, तो फरवरी 1918 में महात्मा गांधी वहां पे गए। और भारत में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की बात किया जाए कि प्रथम भूख हड़ताल महात्मा गांधी का, तो आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद के मिल सत्याग्रह में। आखिरकार अंग्रेजों को यह बात माननी पड़ी। महात्मा गांधी गए और जाते ही उन्होंने मजदूरों को बोल दिया कि आप लोग स्ट्राइक कर दीजिए, आप लोग सीधे तौर पे बोल दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम काम करने नहीं आएंगे, जो भी आप कर लीजिए। और आखिरकार 35% बोनस की मांग को एक्सेप्ट करना पड़ा। अब ये कहां पे पहुंचे? खेरा पहुंचे। जब हम खेरा की बात करते हैं तो ये ज्यादा देर की घटना नहीं है भाई, मार्च 1918 की घटना है। यहां पे क्या हो गया? तो बताया जाता है कि अकाल पड़ा हुआ था। खेरा गुजरात में पड़ता है और जबरदस्ती अंग्रेज भारतीय किसानों के ऊपर ये दबाव बना रहे थे कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको कर देना पड़ेगा। अब भाई इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कर देंगे कहां से यहां पे? तब जाके महात्मा गांधी को बुलाया गया और महात्मा गांधी ने प्रथम असहयोग का उपयोग इन्होंने खेरा में किया। सारे किसानों को बोला कि कोई भी अंग्रेजों को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देगा। अगर जो किसान देने में समर्थ है वो देगा, नहीं देने में समर्थ है तो नहीं देगा। और ये जबरदस्ती अंग्रेज इस मतलब कर को, टैक्स को वसूल भी नहीं सकते हैं, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था महात्मा गांधी का, तीनों के तीनों आंदोलन आपका क्या हो गया? सुपरहिट हो गया।
यानी रिजल्ट के रूप में यहां पे अंग्रेजों को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा, अंग्रेजों को इस बात को मानना पड़ा कि भाई ज्यादा इधर उधर करने से अच्छा है कि इनकी बातों को मान जाओ और जो ये चाहते हैं वो चीज इनके बारे में कर दीजिए। तब जाके यहां पे महात्मा गांधी की जीत हो गई। अब जब महात्मा गांधी की मतलब छवि इस प्रकार की हो गई थी कि लोग इनको भगवान के रूप में देखने लगे, यानी अंग्रेज जिनको भी टॉर्चर करने का प्रयास करता उनको ये उम्मीद रहता था, उनको ये होप रहता था कि हमें महात्मा गांधी आके क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। अब महात्मा गांधी के सामने ऑल इंडिया लेवल पे, अखिल भारतीय स्तर पे अगर हम बात करें तो एक मौका इनके पास आया। ऑल इंडिया लेवल पे इनके पास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका मौका आया और उस मौके को किस नाम से जानते हैं भाई? रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं हम लोग भाई? रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा हम बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। अशोक कुमार नवनाथ, उसके बाद चेतन कुमार साहू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। और एक बार जितने भी लोग इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, अगर पूरी बात आपको समझ में आ गई है तो एक एक लाइक करके आप लोग जरूर बताइए कि कौन कौन से ऐसे साथी हैं जिनको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। सभी लोग बताइए जल्दी से, बिना नेट लेट के। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से आप लोग समझिए, बताइए। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। न्यू टी शर्ट नहीं है बेटा, ये पुराना टी शर्ट है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे आपके ऑल इंडिया लेवल पे। तो पहले हम इस रॉलेट एक्ट के बारे में समझते हैं कि आखिरकार महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया लेवल पे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की क्यों शुरुआत करी, आखिर में कारण क्या था। तो आपको पता है कि इस कानून के संदर्भ में ये कानून क्या था कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक संदेह है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त हैं, तो आपको बिना वारंट दिए आपको सीधे तौर पे क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। 19 मार्च 1919 को यह कानून आपका इनेक्ट हो गया। मार्च 1919 को यह कानून आपका इनेक्ट हो गया, यह कानून आपका लागू हो गया। अब भाई बताइए कि अगर मान लीजिए कि अंग्रेज जिसको चाहे जैसे चाहे गिरफ्तार कर सकता था, अंग्रेजों का यही मंशा था कि ना आपको किसी प्रकार के अपील का मौका देंगे हम, ना ही आपको अपना दलील रखने का मौका देंगे, और नहीं कोई आप अपना वकील रख सकते हैं, ये मौका ही आपको नहीं देंगे और सीधे तौर पे हम आपको क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। अब ये समस्या होगी। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। बोलेगी नहीं ये तो गलत बात है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के दो महत्वपूर्ण नेता, एक को सत्यपाल के नाम से जाना जाता है और दूसरे को आपको किचलू के नाम से जाना जाता है। और दूसरे को किचलू के नाम से जाना जाता है। इन दोनों नेताओं को इस कानून के अंतर्गत क्या कर लिया गया भाई, गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का उस दिन त्योहार था। बैसाखी फेस्टिवल आपको पता है कितना महत्वपूर्ण होता है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में अमृतसर के स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और वो क्या कर रहे थे भाई, वो आपके सत्यपाल और किचलू जो कि अमृतसर के एक मास लीडर थी, यानी वहां की पब्लिक के अंदर उनकी बहुत ज्यादा आपकी पकड़ थी। उन्होंने
इन्होंने क्या किया कि यहां पे इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में वो लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। जब वो इकट्ठा हो गए तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि भाई हमने तो पूरे के पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगाया हुआ है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि जहां पे एक जगह पे 3 से 4 से ज्यादा व्यक्ति आप इकट्ठा नहीं हो सकते। एक भारतीय व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज, वो जाके डायर को एक खबर पहुंचाया कि भाई वहां पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। डायर आया और जालियांवाला बाग के जो एकमात्र जो गेट था उस गेट को बंद करके ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहा, और जब तक गोली चलाई जब तक कि एक एक गोली उसकी पूरी की पूरी समाप्त नहीं हुई, और कम से कम उस दिन बताया जाता है कि हजारों लोगों की डेथ हुई। इस घटना से आहत होके रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो उपाधि प्राप्त हुई थी, उस उपाधि को, जो सर की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी, टाइटल, वो उपाधि इन्होंने त्याग दिया। बोला कि हम इस प्रकार की उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो हमारे यहाँ के हमारे लोगों के ऊपर इस प्रकार की जुल्म ढाने का प्रयास करते। एक दूसरे शख्स थे, उनका नाम था शंकरन नायर। शंकरन नायर उस समय वायसराय की कार्यकारिणी में सबसे महत्वपूर्ण आपकी भूमिका में थे। उन्होंने भी क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया वायसराय की कार्यकारिणी से। बोला कि ऐसे लोगों के साथ काम करना हमारे लिए सही नहीं है। अब भाई जब इतनी बड़ी घटना हुई तो आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि अंग्रेजों ने भैया इस बात को सोचा होगा। अब महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कि इनका जो आंदोलन होता था अहिंसा के आधार पर होता था। इन्होंने 18 अप्रैल 1919 को 18 अप्रैल 1919 को ये आंदोलन उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ये आंदोलन उन्होंने क्या कर लिया, वापस कर लिया। इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। इस बात को समझने की जरूरत है। अब यहां पे क्या हो गया कि इस आंदोलन के बाद इन्वेस्टिगेशन कमेटी आपको बिठाई जानी थी। इन्वेस्टिगेशन कमेटी आपको बिठाई जानी थी। अब इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठी, 2 कमेटी आपकी। 19 अक्टूबर 1919 को जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी आपकी बैठी, उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, हंटर कर रहा था। कौन कर रहा था भाई, हंटर कर रहा था। इसने जो अपना रिपोर्ट सौंपा, उस रिपोर्ट में डायर के ऊपर कोई मजबूत कार्रवाई न करते हुए डायर के बारे में इसने क्या बोला कि ये एक मानवीय भूल थी, ये गलती से हो गया, ये कोई बड़ा काम नहीं था, ये गलती से काम हो गया। 19 अक्टूबर 1919 को ऐसा बात बोला गया। किसके संदर्भ में भाई, आपकी जो जांच कमेटी बैठी थी उसने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला कि ये तो भाई बहुत गलत बात है, इतने बड़े आंदोलन, इतने बड़े आप जघन्य अपराध को इस तरीके से अगर कोई नीचे करके दिखाए तो उसके मंशा के बारे में पता लगता है कि वो क्या चाहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बताया जाता है कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, और साथ ही साथ इस कमेटी में 2 लोग और शामिल थे, मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे और महात्मा गांधी भी शामिल थे। इन लोगों को यह सौंपा गया कि आप लोग रिपोर्ट दीजिए कि इस हत्याकांड में कौन आपके ये है। तो बाद में पाया गया कि नहीं, अंग्रेजों की ये भूल थी और ये कहीं ना कहीं ये ऐसा अपराध है जिसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। और आपको पता है कि 1940 में आखिरकार माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके कर दिया। उधम सिंह ने क्या कर दिया, इंग्लैंड में जाके कर दिया। उधम सिंह ने, क्रांतिकारी उधम सिंह। इस बात को आपको समझिए। चलिए, तो इस बारे में समझ गए आप लोग। किसको किसको नहीं क्लियर हुआ एक बार बता दीजिए आप लोग। अब हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार आप लोग नोट बनाइए खिलाफत आंदोलन। तब तक मैं चाहता हूं कि जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि पूरी की पूरी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं। खिलाफत आंदोलन, जल्दी से बताओ किसको किसको क्लियर हो गया। विशाल जोशी, गर्मी में ठीक उसी तरीके से पढ़ाई करें जैसे मैं आपको गर्मी में लगातार 6 घंटा 7 घंटा में पढ़ाता हूं। अगर सभी साथियों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रही है चीजें,
तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर सीडीएस की तैयारी करते हैं, सीएपीएफ की तैयारी करते हैं, आप ईपीएफओ की तैयारी करते हैं, ये सारे एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन बेंचर बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, नेवी, एसएसआर, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एयर फोर्स की तैयारी करते हैं, तो आप उसके लिए एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक बार जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में समझना है कि आखिर में आंदोलन क्यों हुआ था। बताया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में तुर्की ब्रिटेन से क्या हो गया, पराजित हो गया। तुर्की का जो शासक होता था उसको खलीफा बोला जाता था। जो भी लोग पूरे के पूरे विश्व में इस्लाम को मानने वाले थे, उसके लिए खलीफा का यह पद बहुत ज्यादा पवित्र होता था। ठीक है बेटा। अब ब्रिटेन ने, जब ये खलीफा आपका पराजित हो गया, तो ब्रिटेन ने सीधे तौर पे क्या किया, आपके खलीफा के साथ अन्याय। अब इसका बदला लेने के लिए पूरे के पूरे विश्व के मुसलमान एक हो गए और बोले कि अंग्रेजों ने हमारे धर्म गुरु के साथ इस प्रकार के काम किया है, तो हम इसका मतलब बदला तो लेंगे। अब इसी के अंतर्गत बताया जाता है कि 1919 के स्टार्टिंग में भारत में खलीफा के समर्थन में, खलीफा के साथ हुए अन्याय के विरोध में, ब्रिटिशर्स के विरोध में आंदोलन को शुरू किया, जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसको खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए एक कमिटी बनानी थी, जिस कमिटी को क्या बोला जाता है, खिलाफत कमिटी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भाई आंदोलन करना है, तो आंदोलन करने के लिए एक आपके पास समिति होनी चाहिए। इस कमिटी में जिन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण आपका मतलब कंट्रीब्यूशन था, वो आपके अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। साथ ही साथ इसमें और भी आपके लोग शामिल थे, जैसे मौलाना आपके आजाद शामिल थे, जैसे अजमल खान शामिल थे, जैसे आपके हसरत मोहानी शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे इनको लगा कि नहीं, हमारे इस आंदोलन को महत्व कब प्राप्त हो सकता है, हमारे इस आंदोलन को वो मतलब अट्रैक्शन का प्राप्त हो सकता है, तो जब एक नेशनल लेवल का लीडर हमारे पास अवेलेबल हो। तो उन्होंने महात्मा गांधी को यह मौका प्रदान किया, और महात्मा गांधी को जब मौका मिला तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो आपके दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली में हुए ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो नवंबर 1919 में हुआ, इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया महात्मा गांधी को। अब ये काम इतना आसान नहीं था। बताया जाता है कि महात्मा गांधी को जैसे ही आपको इसमें मौका दिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना आपके परेशान हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि आप सीधे तौर पे कॉम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं भाई, कॉम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि आपकी सोच क्या है हमें यह पता नहीं है, लेकिन हमने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अवसर, इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अवसर, अपॉर्चुनिटी आने वाले अगले 100 सालों में फिर से दोबारा नहीं आएगी। तो इस मौके को हम अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, इस मौके को हम अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। आप चाहे कुछ भी सोचे, हम इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना कितना भी विरोध किए, महात्मा गांधी ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। और जैसे ही आपके खिलाफत का इश्यू समाप्त हो गया, तो ये आंदोलन धीरे धीरे किस में चेंज हो गया भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। यानी अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं।
अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भैया अगर इस असहयोग आंदोलन के स्टार्ट की बात करें तो बताया जाता है कि 1 अगस्त 1920 को ही आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया गया था। ठीक है भाई, शुरू कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अनुमति, कहीं ना कहीं विश्वास आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी चाहिए होता था। तो अब यहां पे 2 सेशन महत्वपूर्ण है। सितंबर 1920 का सेशन, कौन सा सेशन था भाई? कलकत्ता का सेशन, कलकत्ता अधिवेशन। इस कलकत्ता सेशन में क्या बोला गया? कलकत्ता सेशन में इस बात के प्रस्ताव को रखा गया कि हम अखिल भारतीय स्तर पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे करना चाहते हैं, लेकिन यहां पे अगेंस्ट में कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने की कोई बात नहीं है। फिर से दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ नागपुर में, और उस नागपुर के सेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि चित्तरंजन दास ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। बोला कि कोई नहीं, एक बार हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, महात्मा गांधी के मतलब उसमें लीडरशिप में हो सकता है कि हमें आपको प्राप्त हो सके। अब आपके अंदर आएगा कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। तो पहला बात, कार्यक्रम यह था कि जितने भी टाइटल आपको अंग्रेजों द्वारा मिला है उस सारे टाइटल को आप लौटा दीजिए, उन किसी भी टाइटल का प्रयोग आप नहीं करोगे। इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी को जो टाइटल प्राप्त हुआ था, जिसको कैसर ए हिंद के नाम से जाना जाता है, उस कैसर ए हिंद उपाधि को महात्मा गांधी ने रिटर्न कर दिया। बोला कि हम इस टाइटल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरे, जो राय बहादुर का टाइटल आपको प्राप्त हुआ था जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज ने भी बोल दिया कि हम इस टाइटल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, महात्मा गांधी ने क्या बोला कि अगर कोई विद्यार्थी है जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेजेस में पढ़ता है, वो सारे के सारे विद्यार्थी स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दीजिए। जितने भी लॉयर हैं वो अपनी वकालत छोड़ दीजिए। जो भी आपकी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे उस सारे संस्थानों का बहिष्कार कीजिए। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्शन इन लोगों के द्वारा कराया जा रहा है उस इलेक्शन के अंदर भी हमें क्या करना है? पार्टिसिपेट नहीं करना है। और जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं उन सारी विदेशी वस्तुओं को बाइकआउट करना है। जो शराब की दुकान है उस शराब की दुकान के आगे, शराब की दुकान के आगे हमें धरना देना है। और जो भी भारतीय सिपाही हैं जिनको बाहर भेजने के लिए बोला जा रहा है उन सबको मना कर देना कि हम बाहर नहीं जाएंगे। भाई चलिए, ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था खूब अच्छे तरीके से। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भाई ये तो बात अच्छी बात है, चलो भाई खूब अच्छे तरीके से पूरे के पूरा आपका महात्मा गांधी ने इसमें नारा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज को प्राप्त करेंगे। 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज को प्राप्त करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। यह आंदोलन स्टार्टिंग में ठीक भी चला, लेकिन इसी बीच में एक घटना हो गई। 5 फरवरी 1922 को घटना हो गई। यह घटना कहां पे हुआ भाई? चौरी चौरा। चौरी चौरा की अगर हम बात करते हैं तो चौरी चौरा की घटना में क्या था कि हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने को आपको क्या लगा दिया? आग लगा दिया, जिसमें बहुत सारे सिपाहियों की आपकी क्या होगी? हत्या हो गई। जैसे ही इस बात का पता चला महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी उस समय बारदोली में थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की योजना बना रहे थे। तो 12 फरवरी 1922 को उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉ, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो आपके पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर में वो कारण कौन से थे जिसके चलते असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? वापस ले लिया गया। ये बात आप लोग समझ गए? जल्दी से आप लोग बता दीजिए किसको किसको आपकी पूरी बात समझ में आ गई, कौन कौन से वो साथी हैं। और जिनको नहीं आया पहले आप लोग हमसे पूछ लीजिए, तभी जाके हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, हमें लगता है कि सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गई है। अब जब इस आंदोलन को वापस ले लिया गया तब यहां पे 2 तरीके के आपके विचार उभरे। जब असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया गया तो 2 तरीके के आपके विचार उभरे। एक विचार क्या था कि महात्मा गांधी ने बोला कि अगले 6 साल के लिए कोई भी आंदोलन हम नहीं चलाएंगे, बल्कि केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे।
रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे, जबकि कांग्रेस के अंदर एक धर्रा था जिसका मानना यह था कि भाई हमें जो परिषद के आपके चुनाव होते हैं उस परिषद के चुनावों के अंदर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस परिषद के चुनावों के अंदर हमें भागीदारी करनी चाहिए, हमें उसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए। आरंभ में तो कांग्रेस के अंदर इसका विरोध हुआ, लेकिन जब कांग्रेस को लगा कि भाई 1907 में तो एक बार हम लोग बट चुके हैं, अगर दोबारा हमने ऐसी कोई कोशिश करी तो फिर से हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, तो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया और 1923 में एक पार्टी बनाई गई जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो दो शख्स महत्वपूर्ण, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन लोगों ने आपके 1923 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। यह बात सही है कि उतना लार्ज आपको नहीं मिल पाया, लेकिन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखें तो 1925 में जब आपके स्वराज पार्टी के एक सदस्य थे जिनका नाम था विट्ठल भाई जे पटेल, उस विट्ठल भाई जे पटेल को क्या बनाया गया भाई? केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, जो बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि थी। लेकिन स्वराज पार्टी ने जब चुनाव में पार्टिसिपेट किया तो स्वराज पार्टी ने इस बात को बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी भी लाभ के पद पे आसीन नहीं होंगे। हम केवल और केवल इसलिए इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जब हम जीत के जाएंगे तो अंग्रेजों के द्वारा जो भी कानून आपको बनाया जाएगा उस कानून का हम बहिष्कार करेंगे, उसके रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। लेकिन मोती आपकी चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद यहां पे जो अंदर के जो स्वराज पार्टी के जो आपके लोग थे, एक तो दो धर्रे में डिवाइड हो गए, बट गए, और साथ ही साथ इन्होंने लाभ के पद को भी एक्सेप्ट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है, जिसके चलते स्वराज पार्टी आपकी खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या होता है भाई? अब आपको समझने की जरूरत है कि चलो भैया ये बात हम तो समझ गए, अब हमें देखना है कि इसके बाद क्या हो गया। तो 1923 के बाद आपके धीरे 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 इसी तरीके से आपका आंदोलन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण एक आपका हो गया कि 1919 के अधिनियम में, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का एक्ट था, उस अधिनियम में इस बात को प्रस्तावित किया गया था कि आफ्टर एवरी 10 इयर्स हम एक आयोग को अपॉइंट करेंगे, एक कमीशन को अपॉइंट करेंगे, जिसका काम होगा ये जांचना कि इन 10 सालों के अंदर आखिर में आपके कौन कौन से काम हुए हैं, आपकी कितनी प्रगति हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसको जांचने का काम होगा। अब आप लोग बोलोगे ठीक है भैया जांचने का काम होगा, लेकिन 1919 के बाद तो 1929 में करना चाहिए। इस दौरान भारत में जो जो भी आपकी घटना हुई थी उसको लेके अंग्रेजों ने 1927 में ही इसको क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। क्या कर दिया भाई? अपॉइंट कर दिया। 1928 में ये जो कमीशन था ये भारत पहुंच गया, ये भारत पहुंच गया। इस कमीशन को हम किसके नाम से जानते हैं भाई? साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग यहां पे पहुंच गया। जैसे ये पहुंचा तो इसमें सबसे बड़ी क्या दिक्कत थी कि जो सातों के सातों जो व्यक्ति थे वो सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। भारत के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और नारा लगाना शुरू कर दिया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। कारण क्या था? तो कारण यही था कि भाई साइमन आयोग आपकी भारतीयों की स्थिति के ऊपर यहां पे चर्चा करने आया था और इसमें एक भी व्यक्ति आपका भारतीय शामिल नहीं था। अब इस 1927 के साइमन आयोग के विरोध में 1928 में एक रिपोर्ट का गठन किया गया, जिसको क्या बोला गया? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट में सीधे तौर पे आपकी मांग रखी गई और मांग क्या था? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की मांग को ठुकरा दिया गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की मांग को ठुकरा दिया गया था, जिसको 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था।
फिर इन्होंने क्या बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं, आप हमें डोमिनियन स्टेटस दीजिए। 1929 में इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय सिद्धांत रखा। क्या रखा भाई? 14 सूत्रीय सिद्धांत रखा। अब 1928 में कांग्रेस के द्वारा ये वार्निंग दिया गया कि अगर एक साल के अंदर आपने नेहरू रिपोर्ट को एज इट अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम एक बहुत बड़े मास मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, हम एक बहुत बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर में समय आ गया 1929 का अधिवेशन। 1929 के अधिवेशन के बारे में बताया जाता है कि सेशन कब हुआ था भाई? लाहौर में 1929 में सेशन हुआ था। अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या था भाई? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में सीधे तौर पे पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पारित कर दिया गया कि अब हमें आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा स्वराज चाहिए। और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लाहौर में रावी नदी के किनारे पे 26 जनवरी 1930 को क्या कर दिया गया? भारत के 3 रंग के झंडे को फहरा के पूर्ण स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर दी गई। क्या कर दिया गया? पूर्ण स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर दी गई। और सीधे तौर पे बोला गया कि अब प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे? फ्रीडम स्ट्रगल यानी आपके स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। अब यहां पे लाहौर के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और महात्मा गांधी को यह दे दिया गया फैसला कि अब आप समझिए कि कब सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करना है, कब उस समय होगा उचित, कब आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कीजिएगा। अभी आपको सोचना है, हम लोगों ने आपको दे दिया है। तो कल की क्लास में हम शुरू करेंगे सभी ने अवज्ञा आंदोलन। तो एक बार जितने भी साथी हमारे सेशन को देख रहे हैं, कितने दुख की बात है कि इतना बेहतर एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी, इतने बेहतर तौर से पढ़ाने के बाद भी अभी तक हमारे क्लास में जितने भी ऑफिसर इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने इस सेशन को लाइक तक नहीं किया है। और उसके बाद आप लोग बोलते हो कि भैया आप क्यों नहीं क्लास लेते हो, रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते हो? जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, जितने भी साथी सेशन को देख रहे हैं। चलिए निशा चंद्रा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो 4 से 5 दिन और लगेगा, हम लोग पूरे के पूरे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग उसको रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपने अभी तक परिवर्तन 2.0 कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर आप लोग परिवर्तन 2.0 को आप लोग परचेज कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम की तैयारी, आप सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ की तैयारी करते हैं तो आप ऑनलाइन बेंचर बाई एग्जामपुर को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करते हैं तो आप सीधे तौर पे जो एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में जल्दी से आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी आपका कमेंट है ये क्लास के बारे में, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके भी बता सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नवनाथ, थैंक यू सो मच। अरे हमसे भी अच्छे अच्छे टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे जो हमसे भी बेहतर एक्सप्लेन करते हैं और उन लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा अनुभव है। और मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब हमसे बहुत ज्यादा चीजों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। यादराम गुर्जर, थैंक यू सो मच ब्रदर। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं आप लोग तो बता दीजिए। कुछ क्वेरी आप लोगों की, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो हमें बता दीजिए।
सर हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होगा क्या यूट्यूब पर? शायद, मतलब जो भी स्टार्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, जो भी स्टार्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मतलब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी 5 दिन में, ये कंफर्म है। उसके बाद क्या होगा, जो भी होगा आपको जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जरूर आपको बता दिया जाएगा।